हेलो स्टूडेंट्स, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंटर कॉलेज की तरफ से मैं विकास मिश्रा फिजिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग कुशल मंगल होंगे। तो अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं परावैद्युत, परावैद्युतांक, कूलाम का नियम, उसका सदिश रूपांतरण, आवेश, ये सारी चीजें हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम आपको बताए थे कि जो एप्सिलॉन होता है वह निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट था निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इस एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और विमीय सूत्र हम लोग क्या रखेंगे। ठीक है, विमीय सूत्र के बारे में आप लोग जानते होंगे और मात्रक भी जानते होंगे। तो अगली हेडिंग हमारी होगी एप्सिलॉन नॉट का मात्रक एवं विमीय सूत्र। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक एवं विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, चलिए हम जानते हैं एप्सिलॉन नॉट का सबसे आसान उपयोग कहां पर होता है? कूलाम के नियम। तो कूलाम के नियम का फार्मूला हम लिखते हैं F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r का वर्ग, जहां पर प्रतीकों के सामान्य अर्थ है। मतलब यह बल को प्रदर्शित कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता प्रदर्शित कर रहा है, Q1 Q2 आवेश प्रदर्शित कर रहे हैं और R इन्हीं दोनों आवेशों के बीच की दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना चाहेंगे तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 अपॉन कैपिटल F इंटू R का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिखना चाहेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो जाएगा जितना मात्रक इस पक्ष में होगा, जितना भी मात्रक मतलब सब सारी राशियां मिलकर के बनाएंगी वही मात्रक अकेला एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक यह बराबर हो जाएगा, अब देखिए 1/4 पाई, यह तो एक अचर राशि है। ठीक है, यह एक मतलब गिनती के रूप में, तो इसका तो कोई मात्रक होगा नहीं, इसको हम छोड़ देते हैं। यहां पर Q1 Q2 है, Q क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और कूलाम गुणे कूलाम मतलब क्या हो जाएगा? कूलाम का वर्ग, कूलाम का वर्ग बटे यह क्या है? बल। यह का मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन, और R क्या है? दूरी। R का वर्ग है इसलिए R का मात्रक होगा मीटर, और मीटर का वर्ग हो जाएगा यहां पर मीटर का वर्ग। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन गुणे मीटर का वर्ग। ठीक है, और अब अगली बारी आती है एप्सिलॉन नॉट की विमा के लिए। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की विमा। हम जानते हैं विमा को लिखने के लिए हमारा जो मात्रक होता है हम उसको सबसे सामान्य मतलब किलोग्राम, मीटर, सेकंड इन्हीं सब में कन्वर्ट कर देते हैं। किलोग्राम है, मीटर है, सेकंड है, एम्पियर है। ठीक है, तो आगे हम जानते हैं कूलाम बराबर क्या होता है? एम्पियर गुणे सेकंड। कहां से आता है? Q बराबर I इंटू T से। ठीक है, Q बराबर I इंटू T से हम लिख सकते हैं कूलाम बराबर एम्पियर गुणे सेकंड। तो विमा बराबर हो जाएगा कूलाम का वर्ग मतलब एम्पियर गुणे सेकंड का वर्ग, एम्पियर गुणे सेकंड, और पूरे का वर्ग बटे ये क्या है? न्यूटन, बल।
अब बल का जो सूत्र होता है यह बराबर वह होता है m इंटू ए, जहां पे m है द्रव्यमान और a है त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम इंटू ए है त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, मतलब मीटर इंटू सेकंड की घाते -2, ठीक है, इंटू अब आगे क्या है, एक और मीटर का वर्ग हमारे पास है, ठीक है, तो एक और मीटर का वर्ग। अब मीटर के वर्ग को हमें तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह ऑलरेडी एक मूल मात्रा के रूप में है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इन सारी चीजों को उठा करके अंश में ले जाए, सबको एक तरफ से, ठीक है। तो हम देखते हैं, जब किलोग्राम नीचे से ऊपर आएगा तो हो जाएगा किलोग्राम की पावर -8 इंटू मीटर ए यहां पर है, 2 यहां पर है, ये दोनों आपस में मिलकर कितना हो जाएंगे, मीटर की घात 3, और जब ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा मीटर की घात -3 इंटू यहां पर क्या है, सेकंड की घात -2 और यहां पर सेकंड की घात +2। जब ये वाला ऊपर जाएगा तो यह भी सेकंड घात +2 बन जाएगा, और इसके साथ जोड़ करके दोनों बन जाएंगे सेकंड की घात 4, सेकंड की घात 4 इंटू, अब ये भी हो गया, ये हो गया, ये सब ये सारे हो गए, सिर्फ बचा है एम्पियर और उसका वर्ग, एम्पियर का वर्ग, ठीक है। अब सारे मूल मात्रकों को उनके संकेत से रिप्लेस कर दीजिए, आपको एप्सिलॉन नॉट की विमा मिल जाएगी। तो एप्सिलॉन नॉट की विमा यह बराबर हो जाएगी, किलोग्राम को हम लोग दिखाते हैं m से, m -1, यह मतलब मीटर यहां पर, मीटर को हम लोग दिखाते हैं l से, l -3, सेकंड है, सेकंड को दिखाते हैं t से, t की पावर 4, एम्पियर को दिखाते हैं कैपिटल A से, इसकी पावर 2। यह हो जाएगा आपके लिए अंतिम रूप से एप्सिलॉन नॉट की विमा, ठीक है। तो अगर आप नोट करना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अब इसको मिटाते हैं क्योंकि हमें आगे चलना है। चलिए, अब अगर आप लोगों को कूलाम का नियम याद हो तो कूलाम ने बताया था कि जब दो आवेशों को परस्पर समीप रखा जाता है, किसी भी दूरी पर रखा जाता है, तो पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण या फिर दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण कुछ बल लगता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम इस बात की होती है कि लड़के अक्सर इसको समझ लेते हैं कि पहले आवेश के कारण दूसरे पर बल लगता है, जबकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल एरर है कि पहले आवेश के कारण दूसरे पर बल नहीं लगता है, बल्कि पहले आवेश के कारण जो एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उस क्षेत्र के कारण दूसरे वाले पर बल लगता है, ठीक है। मतलब कि जैसे अगर आप दो अलग अलग व्यक्ति हो और सिर्फ व्यक्ति हो, आप दोनों का कोई दायरा ना हो, तो आप दोनों का कभी भी कोई झगड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका एक निश्चित दायरा है जहां पर आपका राज चलता हो, है ना, और उसके बाद फिर उसमें कोई दूसरा व्यक्ति आने लगे जो अपना राज चलाना चाहे, तो आप में और उसमें झगड़े होंगे। सेम उसी प्रकार से क्यों का मतलब कोई एक आवेश है, उसका एक निश्चित दायरा होता है जहां पर उसके द्वारा उसका खुद का स्वामित्व होता है, खुद का स्थायित्व होता है, ठीक है। और अब यदि कोई अन्य आवेश जिसका अपना खुद का कुछ दायरा है, खुद का कुछ स्वामित्व है, वह उसके क्षेत्र में आने का प्रयास करता है तो उस पर बल लगता है, ठीक है। तो समझाने का कुल मतलब यही है कि एक आवेश पर दूसरे आवेश के कारण बल नहीं लगता है, बल्कि जो दूसरे आवेश के कारण जो उसका वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र के कारण उस पर बल लगता है, ठीक है। आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, कैसे कि इस चीज में बहुत कॉन्सेप्चुअल एरर होती है, अक्सर लड़के इस बात को नहीं जानते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं, बात हम लोग के सामने ये वैद्युत क्षेत्र क्या है, ठीक है। तो हेडिंग आज अगली हेडिंग हम लोग देखते हैं वैद्युत क्षेत्र।
वैद्युत क्षेत्र। इसकी अंग्रेजी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, तो जैसे कि हम आपको बताए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक किसी आवेश के चारों ओर का कुछ क्षेत्र होता है, ठीक है। उसी हिसाब से ही वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा भी बनाई गई है। परिभाषा सुनिए कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उस आवेश के कारण बल का अनुभव किया जा सकता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे समझते हैं, मान लीजिए कोई आवेश है +Q यहां पर रखा है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये आवेश यहां पर रखा है तो इससे कितनी भी दूरी पर आप ले जाकर के रख दें, मतलब आवेश दूसरा वाला, तो आपको बल एक्सपीरियंस होगा। हालांकि कूलाम के नियम के अनुसार बल तो लगेगा, लेकिन एक्सपीरियंस हो यह आवश्यक नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत कम भी हो सकता है। तो हो सकता है कि अगर आपको एक्सपीरियंस करने लायक बल चाहिए तो कुछ एक निश्चित दायरा ही होगा, तो जहां पर इसके द्वारा बल लगेगा, है ना, तो वह दायरा ही जहां तक इसके द्वारा बल का परिमाण हम लगभग कंसीडरेबल, मतलब ठीक ठाक अंदाजा लगा सकते हैं, अपना अनुभव कर सकते हैं, वही कहलाता है इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र। परिभाषा एक बार और सुनते हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर इस आवेश के द्वारा बल का अनुभव किया जा सकता है वह क्षेत्र कहलाता है वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। बात आपको समझ में आई? चलिए, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा आपको जान चुके हैं। अब अगली बात आती है वैद्युत की बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, इनको हम लोग कहते हैं हेलो। तो इसकी अंग्रेजी होती है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये क्या बोला, चलिए समझते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ये कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे मान लीजिए यह कोई +Q आवेश रखा है स्वतंत्र रूप से, ठीक है, कहीं पर आराम से रखा है। अब इसको जानना, मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जानने से पहले आप एक और छोटी सी जान लीजिए, परीक्षण आवेश किसे कहते हैं, टेस्ट चार्ज। या आपको मतलब कहीं पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, ना ही कहीं मतलब ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बोर्ड में तो कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी जानने के लिए हम लोग क्या हम लोग हमारे काम का है ये परीक्षण आवेश। चलिए, परीक्षण आवेश, और कहीं कहीं कुछ लोग इसको एकांक आवेश भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन इसको नहीं, वो दूसरा आवेश जिसको एकांक आवेश कहते हैं। ये फिलहाल परीक्षण आवेश हम देखते हैं कि एक बहुत सूक्ष्म मात्रा में आवेश जो प्रकृति के रूप में धनात्मक है, ठीक है, एक बहुत ही धनात्मक प्रकृति का सूक्ष्म आवेश परीक्षण आवेश कहलाता है, ठीक है। बहुत मतलब कम होना चाहिए, इतना कम कि उससे कम ना संभव हो, ठीक है, किसी आवेश को उससे कम करना संभव ना हो, वही कहलाता है परीक्षण आवेश, ठीक है। अब बहुत कम इसलिए लिया गया है ताकि अगर मान लीजिए कोई थोड़ा सा भी ज्यादा आवेश रखा है तो उसके संपर्क में जब इसको लाया जाएगा ना, तो ये वाला इस पर उतना बल नहीं लगा पाएगा, मतलब ये वाला इसका जड़ थोड़ा सा ज्यादा होगा, है ना, तो इसके द्वारा लगने वाले बल का इस पर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना कि इसके द्वारा लगने वाले बल का इस पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपके मूल आवेश के बल का प्रभाव परीक्षण आवेश पर थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि उसका द्रव्यमान बड़ा कम होगा,
है ना। और जबकि परीक्षण आवेश के द्वारा लगने वाला बल जो होगा वह आपके मूल आवेश पर उतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि इसका जड़त्व थोड़ा सा ज्यादा है ना। तो बात है सारी, देखते हैं आगे हम लोग। परीक्षण आवेश उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ तो छोटी सी बात जान लीजिए, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा का धनात्मक आवेश परीक्षण आवेश कहलाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे वैद्युत बल रेखाएं क्या है। मान लीजिए कोई आवेश रखा है, ठीक है, इसके वैद्युत क्षेत्र में हम क्या करते हैं, किसी परीक्षण आवेश को ला करके रखते हैं। परीक्षण आवेश ये प्लस भी हम लिख रहे हैं, लेकिन ये बहुत छोटा टेस्ट चार्ज है, इससे अलग है, ठीक है। तो किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को परीक्षण आवेश को लाकर रखने के पश्चात यह परीक्षण आवेश जिस पथ का अनुसरण करता है वो कहलाती है वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को रखने के पश्चात परीक्षण आवेश जिस पथ का अनुसरण करता है वह कहलाता है वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पर रखा है तो इसके द्वारा प्रतिकर्षण बल अनुभव होगा, ये इधर जाएगा बाहर की ओर। अगर मान लीजिए यही टेस्ट चार्ज यहां पर ना रख करके यहां पर रख दिया गया तो इसके द्वारा लगने वाले बल के कारण ये इस दिशा में जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट ये हमेशा लंबवत ही निकलेगा। जैसे ही आप यहां पर रखेंगे तो इसके कारण लगने वाले बल के कारण ये इस दिशा में जाएगा, ठीक है। तो आप देखा पूरे इसके वैद्युत क्षेत्र में कहीं पर भी रख देंगे ले जाकर के, तो जो भी जिस रास्ते का अनुसरण करता हुआ ये बाहर निकलेगा फिर अंदर आएगा, जहां जो भी होगा वही कहलाएगी वैद्युत बल रेखा, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि वैद्युत बल रेखाएं यह एक दिशा के रूप में होती है। जैसे प्लस क्यू, देखिए जब भी प्लस क्यू है यहां से निकलने वाली वैद्युत बल रेखा यही होंगी, प्लस क्यू आवेश के कारण निकलने वाली वैद्युत बल रेखा यही है। अब इन रेखाओं की दिशा है बाहर की ओर, ठीक है। और अगर मान लीजिए यही प्लस क्यू आवेश की जगह माइनस क्यू रखा होता तो यही प्लस क्यू जो परीक्षण आवेश है अट्रैक्ट होगा, अंदर की ओर आता है ना। इससे पहले आप इसको समझ गए होंगे, एक बार फिर सुन लीजिए कि जब भी किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को रखा जाता है तो जिस रास्ते का अनुसरण करता है वही कहलाती है वैद्युत बल रेखाएं। प्लस क्यू आवेश के कारण बाहर की ओर है, आप सारे देख रहे हैं। अब अगर यही प्लस क्यू आवेश ना होकर के यहां पर माइनस क्यू आवेश रखा जाए, माइनस क्यू आवेश है ना, माइनस क्यू आवेश यहां पर अगर रखा जाए और उसके बाद परीक्षण आवेश को यहां पर हम रखें, परीक्षण आवेश जब यहां पर रखेंगे तो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन का फोर्स काम करेगा और यह इस आवेश की ओर आएगा, है ना। तो उस समय पे क्या होगी, वैद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी, मतलब माइनस क्यू आवेश की ओर, ठीक है। अब यहां पर अगर आप प्लस क्यू टेस्ट चार्ज अपना रखेंगे तो इसके कारण यहां पर आएगी, ऐसे ये आएगी वैद्युत बल रेखा, यहां पर रखे टेस्ट चार्ज रखना तो ये यहां से अंदर की ओर इस प्रकार से। तो आप देख रहे हैं कि जो ये वैद्युत बल रेखाएं ये सदैव इसी आवेश की चलने की दिशा ही निर्धारित कर रही है। मतलब कि अगर आप किसी वैद्युत बल रेखा पर कहीं पर अगर रख करके आप परीक्षण अपना कर रहे हैं तो जिस दिशा में चल करके गया वह दिशा और वही रेखा ही वैद्युत बल रेखा होगी। परिभाषा के रूप में अगर आप लिखना चाहें तो वही पुरानी बात कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, चाहे कोई सा वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत आवेश के कारण तो आया होगा। चलिए, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक रखे परीक्षण आवेश द्वारा अनुसरण किया गया पथ ही वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक रखा गया परीक्षण आवेश का मार्ग ही वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। चलिए, अब वैद्युत बल रेखाएं हो गई तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, मतलब इनके गुण क्या क्या होते हैं। चलिए समझते हैं।
वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो देखते कैसे, चलिए हम लोग जानते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं यह कहीं ना कहीं वैद्युत क्षेत्र को ही प्रदर्शित करती हैं। क्यों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के ही कारण यह बनती हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि अगर कोई वैद्युत बल रेखा इस प्रकार से है ना, इसी से मत परेशान होइए कि बेंड कैसे हुई, अभी बताते हैं कैसे बेंड होती हैं, बेंड भी होती है वैद्युत बल रेखा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मान लीजिए यह वैद्युत बल रेखा कोई है, ठीक है, तो अगर इसके किसी भी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचने से, मान लीजिए बिंदु P है, इस बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा मतलब ये वाली स्पर्श रेखा मैथमेटिक्स में जानते होंगे। ठीक है, तो अगर आप किसी भी वैद्युत बल रेखा पर किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो यह स्पर्श रेखा इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, यह रेखा, ये जो स्पर्श रेखा है, यह इस बल रेखा के इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, अब जान लीजिए मान लीजिए यही यहां पर आकर के अगर बनाएंगे तो यहां पर देखिए इस प्रकार से दिशा परिवर्तित हो जाएगी। अगर यहां पर बना देना अपना बिंदु तो यहां पर इस प्रकार से होगा, यहां पर भी दिशा परिवर्तित हो रही। ठीक है, तो मतलब जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जैसे जैसे बेंड होती हैं उसी प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, तो पहला पॉइंट आप लिखना चाहें तो यही है कि वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यह रहा पॉइंट नंबर 1 आपके लिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 हम लोग देखते हैं क्या है। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं यह सदैव धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए कोई यह एक प्लस क्यू आवेश रखा है, यहां पर कोई एक माइनस क्यू आवेश रखा है। ठीक है, तो आप अभी पीछे देखे हैं प्लस क्यू से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकल जाएंगी। ठीक है, और माइनस क्यू में अंदर की ओर आ जाएगी, है ना, माइनस क्यू में अंदर की ओर आ जाएगी। तो अगर इन दोनों आवेशों को पास पास रख दिया जाएगा तो ये रेखाएं आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। देखिए इस प्रकार से। ठीक है, इसका मतलब क्या, वैद्युत बल रेखा ये गुण है, ये इन्हीं का गुण है वैद्युत बल रेखाओं का कि वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से चल करके ऋणात्मक आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कभी भी इसका विपरीत संभव नहीं है, मतलब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वैद्युत बल रेखाएं ऋणात्मक आवेश से चल करके धनात्मक आवेश पर आकर के समाप्त हो। ठीक है, हमेशा वैद्युत बल रेखाएं प्लस वाले आवेश से बाहर की ओर निकलेंगी और माइनस वाले आवेश पर आकर के समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, अगला वाला जो अगला पॉइंट है वो है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती हैं। मतलब कि कई बार ऐसा होता है विद्यार्थी सोच लेते हैं कि अगर ऐसा ऐसा चल रहा है तो एक ऐसा भी पॉइंट आता होगा जहां पर ये क्लोज लूप इस तरह से निर्माण करती होंगी। ठीक है, अक्सर ऐसा लोग सोच लेते हैं, मतलब यहां से बाहर की ओर है, यहां पर अंदर की ओर, ऐसा अक्सर सोचते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ऐसा होता ही नहीं। तो क्या होता है कि वैद्युत बल रेखाएं जो है कभी भी बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं किसी भी परिस्थिति में बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वह कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, चौथा पॉइंट है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वह
वह कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए एक वैद्युत बल रेखा यह है और एक वैद्युत बल रेखा यह आ रही है, ठीक है, ये क्या है, एक यह। अब अगर ऐसा हो, वास्तव में अगर ऐसा होता तो देखिए यह एक कटान बिंदु पर, यह एक कटान बिंदु पर। अब इस कटान बिंदु पर अगर आप खींचेंगे तो दो स्पर्श रेखाएं संभव हैं। कौन कौन सी, एक तो इस पहले वक्र के कारण जो होगा ये वाली, और एक यह जो दूसरे वक्र के कारण होगा, है ना। आप देख रहे हैं कि यहां पर दो स्पर्श रेखाएं संभव हो पा रही हैं, और यह दो स्पर्श रेखाएं इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं दर्शा रही, पहली वाली E1 और दूसरी वाली E2, जबकि ऐसा संभव ही नहीं है। किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा होना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कभी भी वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। ये पॉइंट कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि प्रदर्शित करें या फिर बताएं, समझाएं कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, ठीक है। तो आपको इतना लिखना होता वहां पर कि यदि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती होती तो उस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, जो कि उसी बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते, जो कि मतलब प्रायोगिक रूप से असंभव है, इसीलिए वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं। अगला देखते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 कहता है कि वैद्युत बल रेखाएं जहां से निकलती हैं, वैद्युत बल रेखाएं जहां से निकलती हैं और जहां जाकर मिलती हैं, वो दोनों बिंदु सदैव तल के लंबवत होते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आप कोई एक चालक रखेंगे, ठीक है, या यह चालक आवेशित है, ठीक है, इसमें कुल मिलाकर के प्लस Q आवेश है, ठीक है। अब जानते हैं आप प्लस Q आवेश से सदैव वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी, ठीक है, तो बाहर की ओर निकलेंगी। अब यहां पर ध्यान देना है कि जो भी बल रेखा निकलेगी वह सदैव इसके तल के लंबवत ही निकलेगी, सदैव लंबवत, कभी भी वह किसी कोण पर नहीं निकल सकती है, ठीक है, यह हर जगह से सिर्फ लंबवत, ठीक है, चाहे वो किसी भी दिशा में हो। वैद्युत बल रेखाएं सदैव जहां से निकलती हैं और यही नहीं जहां पर जाकर के मिलेंगी, मतलब कि अगर मान लीजिए बगल में कोई माइनस Q आवेश रखा है, कोई स्लैब है जिस पर माइनस Q आवेश है, तो माइनस Q आवेश जहां पर जाकर के मिलेगी उस जगह पर भी यह लंबवत रूप में ही मिलेंगी, है ना। जैसे कि आते हैं एक क्वेश्चन, एक पहले नगीन की किताब में हुआ करता था, तो उसमें क्या किया था कि एक चालक को बनाया था जिस पर क्या कहते हैं, जिस पर आवेश था, ठीक है, और उस चालक ऐसा था कि मतलब टेढ़ा मेढ़ा था, ऐसे कुछ समथिंग, ठीक है, और उसमें क्वेश्चन पूछा था कि क्या इसके द्वारा निकलने वाले वैद्युत बल रेखाएं जो बनी वो सही है, और उसने क्या कहते किसी भी दिशा में निकाल दिया था, मतलब कि निकल तो रही थी लेकिन किसी भी दिशा में, तो वह वैद्युत बल रेखाओं की किसी गुण के कारण वो गलत था, क्योंकि जो भी वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं वह उस तल के लंबवत ही निकलती हैं, ठीक है, तो यह गुण भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लिखना हो तो आप ये लिख सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं जहां से निकलती हैं और जहां जाकर के मिलती हैं वो दोनों उस तल के लंबवत ही होती हैं, ठीक है। आगे 5वां नंबर हो चुका, आगे चलते हैं। हाँ 5 6 छठवां पॉइंट है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं यह लंबाई में लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ती और फैलती हैं। मतलब कि जैसे कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, हमारी ये प्लस Q है, इसके द्वारा निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं होंगी, यह लंबाई में स्ट्रेच और कंप्रेस हो सकती है, ठीक है, और स्ट्रेच और कंप्रेस होने के कारण ही ऐसा होता है कि जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं, देखिए ये स्ट्रेच होकर के ऐसा हो सकता है कि इसके द्वारा जो आकर के मिल रही जिसमें वह जाकर के इससे
मर्ज हो जाए, ऐसा होता है। ठीक है, और यही कारण है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू में परस्पर अट्रैक्शन का फोर्स काम करता है, और जबकि इक्वल मतलब एक जैसे चार्जेस में, एक जैसे आवेश में, यानी कि या तो धनात्मक या ऋणात्मक आवेशों में सदैव रिपल्सन का फोर्स काम करता है। क्यों? क्योंकि जब मान लीजिए समान प्रकार के आवेशों को लाकर के जगह मिलाए तो उसमें क्या होगा कि मतलब ये जो बल रेखाएं हैं ये एक मतलब बेंड होकर के एक दूसरे से जुड़ गई, और जब समान प्रकार के आवेश को लाते हैं एक दूसरे के पास यहाँ पर प्लस क्यू, तो अब देखिए यहां से भी बाहर की ओर निकल रही है, यहां से भी बाहर की ओर ही निकल रही है, तो ये दोनों एक दूसरे को धकेलती रहती है बाहर की ओर, तो इसीलिए अंतिम रूप से ऐसे इधर बाहर की ओर मतलब निकलती है। ठीक है, अब इस बात से आप लोग वो मतलब परेशान होइएगा कि अगर ऐसा हो रहा है कि पिछले अपने गुण का विरोध कर रही है, ऐसा नहीं, निकलने वाला तल अभी भी लंबवत ही है, निकलने वाला तल अभी भी लंबवत ही है, बस क्या हो रहा है कि निकलने के बाद उनकी लंबाई या फिर उनकी दिशा परिवर्तित हो जा रही है। ठीक है, अब ये मतलब यही कारण हुआ कि समान प्रकार के आवेश होते हैं उनमें आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल लगता है, और जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं उनमें आकर्षण बल लगता है। ठीक है, एक और खास बात जो इनका आखिरी गुण मतलब अब जितना मुझे याद है उस हिसाब से आखिरी गुण है 7वां, वह है कि वैद्युत बल रेखाएं जहां पर मतलब घनी होती सघन होती है वहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होता है, और जहां पर वैद्युत बल रेखाएं विरल होती है वहां पर वैद्युत क्षेत्र कम होता है। तो वैद्युत बल रेखाएं सघन कहां पर होंगी? जहां से वो निकल रही है, अब यहीं से निकल रही है तो यहीं पर सघन हो सकती है, इसी के मतलब नजदीक। तो किसी आवेश के जो बहुत नजदीक वाला एरिया होता है वहां पर वैद्युत क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है, मतलब वहां पर आपको बहुत ज्यादा बल का अनुभव करना पड़ेगा, और जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे तो यही बल रेखाएं एक दूसरे से दूर मतलब थोड़ा थोड़ा विरल होती जाएंगी, और विरल होने के कारण ही जो है क्या कहते हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, तो ये सारे गुण जो है ये वैद्युत बल रेखाओं के गुणों के अंतर्गत आते हैं। एक खास बात है जो आप लोगों को मतलब अगर लिखना तो व्यक्तिगत रूप से नोट करके लिख लीजिएगा, वरना जानते रहिएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं, वास्तविक नहीं होती हैं। मतलब ये सारे जो काम होते हैं हमको आंखों से दिखाई नहीं देंगे, वास्तव में ऐसा होता है, मतलब आपने समझने के लिए हमने ये सारा डायग्राम तैयार किया है, लेकिन रियल में अगर कोई आप आवेश रख करके देखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, हाँ ये देखो वैद्युत बल रेखा निकल करके जा रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आज का ये लेक्चर समाप्त किया जाएगा, कहीं से कि ये वीडियो बहुत बड़ी ऑलरेडी हो चुकी है, तो ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।